हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सरस आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद सरस में। दोस्तों, मैं आज 8th क्लास की एसएसटी जो है आपकी सिविक्स, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, उसका फर्स्ट चैप्टर भारतीय संविधान जो है उसका पार्ट 2 लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है और जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर आप वो देख लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, क्योंकि अगर आप उस वीडियो को पहले देखेंगे तो आपका जो बेस है वो मजबूत हो पाएगा, स्ट्रांग हो पाएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। आज हम जो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे कि हमारे भारतीय संविधान की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या लक्षण हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे कि मौलिक अधिकार हमें कौन कौन से दिए गए हैं। तो इस 2 क्वेश्चंस को आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, और इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इस पार्ट 2 के तहत। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले भारतीय संविधान की विशेषताएं हेडिंग है ना। तो देखिए, मैंने ये पार्ट 1 में बता दिया है कि संविधान किसे कहते हैं और भारतीय संविधान को किसने बनाया, कब बनकर तैयार हुआ, कब लागू हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, आज हम देख रहे हैं उसकी विशेषताएं। तो हमारे संविधान की क्या कुछ खासियत बात है, क्या विशेषताएं हैं, उनमें क्या लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो वैसे तो बहुत सारे लक्षण है हमारे संविधान के, पर जो आपको भी 8th क्लास के सिलेबस में दिया गया है आपकी एनसीईआरटी की बुक में, मैंने सिर्फ उसी को यहाँ पर मेंशन किया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखिए कि पहला आपका क्या टॉपिक है। पहला विशेषता क्या है, संघवाद। ठीक है, क्या है पहली विशेषता, संघवाद। देखिए, हमारे संविधान की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि हमारे देश में संघवादी व्यवस्था को अपनाया गया है। भाई, संघवाद होता क्या है, इंग्लिश में इसको कहते हैं फेडरलिज्म। ये होता क्या है, ठीक है। तो संघवाद एक ऐसी शासन प्रणाली होती है जहां पर शक्ति का बंटवारा, ठीक है, अलग अलग स्तर की सरकारों के बीच होता है। ठीक है, किसी एक स्तर की सरकार को अधिक शक्तिशाली न बना दिया जाए, इसका ध्यान रखा जाता है। यानी किसी भी देश के अंदर शक्ति का जो बंटवारा है किसी एक संस्था या एक व्यक्ति या एक अंग के हाथ में नहीं सौंप दी जाती है, बल्कि इसको अलग अलग लेवल पे, अलग अलग स्तरों पर सत्ता को मतलब बांटा जाता है। शक्ति को अलग अलग स्तरों पर बांटा जाता है। अलग अलग स्तर की सरकार होती है जो अपने अपने क्षेत्र में रहकर कार्य करती है और सभी को अपने अपने क्षेत्र से लेकर शक्तियां प्राप्त होती है। जैसे कि अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में हमने 3 स्तर की जो सरकार है उसे अपनाई है। ठीक है, 3 स्तर की सरकार को अपनाया है। सबसे पहले टॉप पे हमारा है केंद्र सरकार। यानी कि केंद्र सरकार में कौन कौन आते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। ठीक है, जो किसी भी देश के राष्ट्रीय मुद्दे, जो देश के बड़े बड़े मुद्दे होते हैं, जो पूरे देश पर असर डालते हैं, उन मुद्दों पर काम करते हैं केंद्र सरकार। ठीक है, और दूसरे स्तर की सरकार, दूसरे लेवल की सरकार आती है राज्य सरकार। ठीक है, जो कि केंद्र सरकार के नीचे होती है सेकंड नंबर पे। और राज्य सरकार क्या होती है, एक राज्य को कंट्रोल करती है। जैसे कि पंजाब का मुख्यमंत्री सिर्फ पंजाब को देखेगा, दिल्ली का मुख्यमंत्री दिल्ली को देखेगा, हरियाणा का मुख्यमंत्री, तो जितने भी मुख्यमंत्री होते हैं अलग अलग स्टेट्स में आपने देखे होंगे, तो वो क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि राज्य सरकार। ठीक है, और तीसरा जो हमारे संविधान में स्तर दिया गया है सरकार का, वो है स्थानीय सरकार। यानी कि छोटे छोटे स्थानों पर बहुत सारी समस्याएं होती हैं जिनको सुलझाने के लिए हर समय मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के पास जाना पॉसिबल नहीं है ना। तो उन समस्याओं को सुलझाने के लिए वहीं के स्थानीय लोग काम में आए और अपनी परेशानियों को सुलझाएं। इस को ध्यान में रखते हुए स्थानीय सरकार की व्यवस्था की गई है। हमारे संविधान में 1992 तक कोई भी स्थानीय सरकार की व्यवस्था नहीं थी। जब 1992 के बाद 73वां और 74वां संविधान में संशोधन किया गया, संशोधन होता है चेंज करना, जब चेंज किया गया तो उसमें ऐड करा गया कि स्थानीय सरकार भी होगा, यानी कि गांवों में पंचायत शासन प्रणाली होगी और शहरों में नगर पालिका होगी। इस तरह से छोटे छोटे स्थानीय स्तरों पर, लोकल लेवल पर भी सरकार होगी जो अपने अपने लेवल पे काम करेगी। इन तीनों स्तर की सरकारों
इन तीनों स्तर की सरकारों को कुछ कुछ अपने अपने क्षेत्र में शक्तियां दी गई हैं और साथ ही साथ इन तीनों स्तर की सरकार कैसे काम करेगी, उनके पास पैसे कहाँ से आएंगे, कौन कौन सा टैक्स ले सकती है, यानी केंद्र सरकार किस चीज़ों पर टैक्स लगा सकती है और जनता से वसूल सकती है। क्योंकि आप तो जानते हो ना कि सरकार को पैसा कहाँ से मिलता है, टैक्स के जरिए जो हम लोग पे करते हैं, हम लोग देते हैं। ठीक है, अब ये जो कर है वो कौन कितना लेगा, केंद्र सरकार कौन सी चीज़ों पर कर लगा सकता है, राज्य सरकार कौन सी चीज़ों पर, स्थानीय सरकार को कहाँ से आमदनी होगी, कहाँ से पैसा मिलेगा, तो इन सब का भी संविधान में वर्णन किया गया है और फिर उन पैसों से ये अपने अपने लेवल पर काम करते हैं। तो आपको ये आई होप समझ में आया होगा कि संघवाद क्या होता है। ठीक है, अब जो अगला हमारा विशेषता है वो है संसदीय शासन प्रणाली। ठीक है, अगली विशेषता हमारी क्या है, संसदीय शासन प्रणाली। ये क्या होता है दोस्तों, हमारे भारत के संविधान के अनुसार देश में संसदीय प्रणाली को लागू किया गया है। देखो ये ना एक शासन प्रणाली होती है, यानी एक शासन करने का तरीका है। संसदीय शासन प्रणाली एक शासन करने का तरीका होता है। ठीक है, जिसमें आपको मालूम है सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, तो विधायिका के मेंबर्स का, सदस्यों का चुनाव जनता वोट देकर खुद करती है। ठीक है, और उसी से कार्यपालिका यानी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की सरकार बनती है। और संसदीय शासन प्रणाली की ये विशेषता सबसे बड़ी है कि इस शासन प्रणाली में, इस सरकार, ऐसी सरकारों में जो कार्यपालिका होती है वो अपने कार्यों के प्रति विधायिका के प्रति जिम्मेदार होती है। यानी एक प्रधानमंत्री जो कि केंद्र सरकार का हेड होता है और एक राज्य सरकार का जो हेड होता है मुख्यमंत्री, वो अपने अपने सरकार में रहकर क्या काम करते हैं क्या नहीं, उसकी जिम्मेदारी किसको दी जाती है, विधायिका को। उनकी जो विधायिका होती है, संसद होती है, विधानमंडल होता है, ठीक है, वो इस पर निगरानी रखता है कि वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, ताकि कार्यपालिका जो है, जो प्रधानमंत्री है, जो मुख्यमंत्री है, जो राष्ट्रपति है, जो कार्यपालिका होते हैं, वो निरंकुश ना हो जाए, तानाशाह ना हो जाए या अपनी शक्ति का गलत प्रयोग ना करने लगे। इसीलिए संसदीय शासन प्रणाली हमारे भारत में अपनाई गई है, ताकि कार्यपालिका ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए, उस पर विधायिका का कंट्रोल रखा गया है। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद चलते हैं तीसरी विशेषता की तरफ। तो तीसरी विशेषता क्या है दोस्तों हमारी, आप देख सकते हैं शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, तीसरी विशेषता है शक्तियों का बंटवारा। जैसे कि आपको समझ में आ रहा होगा, हमारे भारत के संविधान के माध्यम से शक्तियों का बंटवारा किया गया है। शक्ति किसी एक अंग को नहीं सौंपा गया है, सरकार के 3 अंग बनाए गए हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, और तीनों को अलग अलग कार्य सौंपे गए हैं और सभी अपने अपने कार्यों को अपने क्षेत्र में रहकर अपनी शक्ति का प्रयोग करके अपने अपने कार्य करते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी ये कोई भी इनमें से निरंकुश ना हो जाए, तानाशाह ना हो जाए, अपनी शक्ति का गलत प्रयोग ना करे, इसीलिए एक दूसरे पर कंट्रोल भी रखते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि खुली छूट है तीनों को ही, तो तीनों अंगों को अपनी शक्ति के लिए छूट तो मिली है, लेकिन उनके ऊपर एक दूसरे का कंट्रोल भी रहता है, नियंत्रण भी रहता है, ताकि निरंकुश ना हो, वे तानाशाह ना हो। और आपको पता होगा कि विधायिका क्या करती है और कार्यपालिका क्या करती है और न्यायपालिका क्या करती है। विधायिका का कार्य होता है कानून निर्माण करना, यानी कि देश के लिए कानून बनाना। ठीक है, जो आप 6-7 क्लास में सीख के आ चुके हो। और कार्यपालिका का मतलब होता है, यानी कि सरकार का वे अंग होता है जो ये जो कानून बनाते हैं ना विधायिका, उन कानूनों को लागू करना, यानी कि लोगों तक पहुंचाना, और साथ ही साथ देश का शासन संभालते हैं ये। ठीक है, देश का शासन चलाते हैं कौन, कार्यपालिका। उसके बाद हम देखें तो न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या करती है, तो न्याय देने का काम करती है, एक दूसरे के झगड़ों को निपटाती है। इसमें देश के सारे कोर्ट आते हैं, जजेस आते हैं, वकील आते हैं। ठीक है, और एक दूसरे के झगड़े निपटाना, सरकारों के झगड़े निपटाना, और साथ ही साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हैं और ये देखते हैं कि सभी लोग संविधान का पालन कर रहे हैं कि नहीं, किसी के मौलिक अधिकारों का कुछ छीना तो नहीं जा रहा है। आपको मौलिक अधिकार नहीं पता तो भी आगे मालूम हो जाएगा, तो आप थोड़ा सब्र करें।
ठीक है। तो विधायिका और कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन तीनों में शक्ति का बंटवारा किया गया है, पर साथ ही साथ एक दूसरे के द्वारा इन पर नियंत्रण यानी कि कंट्रोल भी है। कभी कभी कार्यपालिका विधायिका पे और कभी कभी न्यायपालिका कार्यपालिका पे एक दूसरे पे कंट्रोल मतलब लगाते रहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अब चौथा जो हमारा पॉइंट है, हमारे संविधान की जो विशेषता है वो क्या है, आप देख सकते हो, मौलिक अधिकार की विशेषता है ना। व्यवस्था, हमारे संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि 150-200 सालों की हमने लगभग गुलामी सही थी। ठीक है, और इस गुलामी के दौरान जिसको हम औपनिवेशिक काल कहते हैं, यानी कि अंग्रेजों का शासन, जिस समय पे हम गुलाम थे, तो उस समय पे हम पर बहुत अत्याचार किए गए, हमें किसी प्रकार के कोई अधिकार नहीं दिए गए, हमारा शोषण किया गया है ना, हमारे साथ बुरा व्यवहार किया गया। तो इसलिए संविधान बनाने वालों को ये पता था कि देश में तभी संविधान टिक सकता है जब वहाँ की जनता को अधिकार दिए जाए, जब वहाँ की जनता सुरक्षा महसूस करेगी, सुरक्षित महसूस करेगी, उनको लगेगा कि हम अपने देश में सुरक्षित है, तभी इस देश का संविधान जो है, ये जो व्यवस्था है वो टिकी रह पाएगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए संविधान में मौलिक अधिकार की व्यवस्था की गई है। ठीक है दोस्तों, अब ये मौलिक अधिकार क्या होता है ये आपको समझना होगा, है ना। तो मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो लोगों के विकास के लिए बहुत मौलिक होते हैं, बहुत जरूरी होते हैं, इसलिए इसको मौलिक अधिकार कहा जाता है। यानी मेरे और आपके, हम सब के विकास के लिए जो सुविधा, जो व्यवस्था बहुत जरूरी है, जिनके बिना हम अपना विकास नहीं कर सकते, उन्हें ही मौलिक अधिकार कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि आपको अभी अभी तो आपका विकास आपके लिए क्या है कि आपको स्कूल की व्यवस्था हो, अच्छे टीचर्स मिले और आप पढ़ाई करो, आपको अच्छी पढ़ाई, अच्छी शिक्षा दी जाए, अच्छे बुक्स मिले और अच्छा व्यवहार आपके साथ किया जाए। अभी आपके लिए यही मौलिक ज़रूरत है। और कुछ चीज़ों में खेल की सुविधाएं भी मिले और आपको अपने मन इच्छा अनुसार अपने जीवन में कुछ करने के लिए भी मौका मिलता रहे समय समय पे, तो आपका यही तो भी है ना। तो यानी कि मौलिक अधिकार वे परिस्थितियां होती हैं या फिर वे अधिकार होते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, जिनके बिना हमारा विकास होना संभव नहीं है। और ये मौलिक अधिकार संविधान में इसलिए दिए गए हैं ताकि सरकार पर कुछ अंकुश लगाया जाए, यानी कि कुछ कंट्रोल, नियंत्रण लगाया जाए। ठीक है, अगर हमें मौलिक अधिकार नहीं दिए गए होते तो सरकार अपनी मनमानी करती, जब मन में आता, जो मन में आता वो करती। लेकिन हमने उस बात का ध्यान रखा है कि सरकार नज़रअंदाज ना करे हमारे अधिकारों को, इसीलिए मौलिक अधिकार की व्यवस्था की गई है। आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है 5वां पॉइंट। ठीक है, वो है नीति निदेशक तत्व। ये क्या होता है तो आपको ये समझना होगा। तो देखिए, हमारे संविधान में मौलिक अधिकार के साथ साथ नीति निदेशक तत्व की भी व्यवस्था की गई है। ये क्या है, इसमें कुछ ऐसी बातें लिखी गई हैं, ये ऐसे तत्व हैं, इसमें कुछ ऐसे प्रावधान डाले गए हैं, बातें लिखी गई हैं जिससे सरकार को निर्देश दिया जा रहा है, सरकार को डायरेक्शन दिया जा रहा है कि उनको देश के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए क्या करना है। देश में जैसे कि शिक्षा का स्तर बढ़ाना है, गरीबी को दूर करना है, भुखमरी को दूर करना है, अनाज सब तक पहुंचे, ठीक है, शिक्षा मिले सबको, अच्छा स्वास्थ्य, हॉस्पिटल और डिस्पेंसरीज की व्यवस्था हो, तो ये सारी चीज़ें, पर्यावरण साफ सुथरा हो। तो इन क्या सरकार काम करेगी अपने कार्यकाल में, जब भी सरकार बनेगी तो अपने कार्यकाल में क्या क्या काम करेगी और कैसे देश का विकास करेगी, उसके लिए डायरेक्शन, उसके लिए निर्देश ये देता है। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों पहले भूल गई थी इसलिए मैंने फिर ऊपर लिखा था, तो आप देख सकते हैं क्या है अगला पॉइंट। आप देखिए, धर्मनिरपेक्षता। ठीक है दोस्तों, ये भी हमारे संविधान में व्यवस्था की गई है। सॉरी, धर्मनिरपेक्षता। तो आप देख सकते हो धर्मनिरपेक्षता क्या होता है। राज्य राज्य देखो, हमारा भारत जो है हमारे संविधान के माध्यम से धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष राज्य वह राज्य होते हैं जिनमें राज्य को ध्यान रखना, मैं अगर राज्य कह रही हूँ इसका मतलब पॉलिटिकल साइंस में सरकार होता है। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्ष राज्य वह राज्य होते हैं या फिर वह सरकार होती है जहां पर सरकार का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होता, तो किसी खास धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख, किसी भी एक धर्म को ज़्यादा बढ़ावा नहीं देती। उसके लिए
सभी धर्म बराबर होते हैं और हमारे संविधान में हमारे भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाने की मतलब व्यवस्था की गई है। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि हमारे संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं। अब मूव ऑन करते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है मौलिक अधिकार। दोस्तों, हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इससे पहले 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, जिसमें से संपत्ति का अधिकार सन 1978 में हटा दिया गया था। और ये सब क्यों हटाया गया था और कैसे हुआ था, ये सब आगे की क्लासेस में सीखेंगे। यहाँ पे आपका जिक्र नहीं हो तो मैंने बस कर दिया, ठीक है। तो वर्तमान में अभी संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं दोस्तों? 6। अब इन 6 में देखते हैं कि क्या क्या अधिकार है और क्या क्या बातें कही गई है। तो पहला जो अधिकार है वो है समानता का अधिकार। ठीक है दोस्तों, समानता का अधिकार यानी कि राइट टू इक्वालिटी। देखो, इक्वल मानने का अधिकार, तो इसमें क्या क्या बातें कही गई है? हर एक व्यक्ति कानून की नज़र में हम सभी समान हैं और सभी लोगों को कानून बराबर तरीके से सुरक्षा देगा। यानी कि देश के जितने भी नागरिक हैं, जितने भी लोग हैं, वे कानून की नज़र में बराबर हैं और कानून की सुरक्षा भी उनको बराबर मिलेगी। मतलब अगर मैंने कोई गुनाह किया है, वही गुनाह अगर एक मिनिस्टर के बेटे या बेटी ने किया है, तो दोनों को उस गुनाह के लिए एक जैसी सज़ा मिलेगी, क्योंकि दोनों के गुनाह एक जैसे हैं। ठीक है, तो यानी कानून की नज़र में कोई ऊंच नीच की भावना नहीं है, सभी बराबर हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जो दूसरा पॉइंट है वो है धर्म, जाति, लिंग आदि किसी भी आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये भी कहा गया है कि धर्म के आधार पे, जाति या भाषा, किसी भी आधार पे किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। सभी लोगों को सार्वजनिक स्थल यानी कि पब्लिक प्लेसों पर, जैसे कि स्कूल, हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज, पार्क, है ना, म्यूजियम या फिर घूमने की जगह जितनी भी है, जो पब्लिक प्लेस है, उन सभी में जाने का पूरी पूरी आज़ादी है हर एक व्यक्ति को, चाहे वो काला हो, गोरा हो, कोई भी रंग हो, कोई भी जात का हो, कोई भी धर्म का हो। ठीक है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। और तीसरी बात क्या कही गई है कि रोजगार और नौकरी के सभी को समान अवसर दिए जाएंगे। यानी कि हमारे देश के अंदर जितने भी लोग हैं, वे सभी को, चाहे वो किसी भी धर्म जाति के हों, सभी व्यक्ति को सरकारी नौकरी प्राप्त करने का मौका मिलेगा। सभी व्यक्ति जो है कंपटीशन में भाग ले सकते हैं और सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, रोजगार ले सकते हैं, नौकरी ले सकते हैं। और यहाँ पे एक और बात दी गई है, हमारे छुआछूत का अंत। आपको मालूम होगा कि सदियों से हमारे भारत में जाति प्रथा चली आ रही है। जात पात की भावना आज भी है, ये ऊंची जात, नीची जात, इस तरह की भावना आज भी आप अपने आसपास भी जरूर देखते होंगे, है ना। तो जाति प्रथा में एक सबसे बुरी प्रथा थी छुआछूत की प्रथा, जिसमें कि शूद्र कहे जाने वाले, निम्न जाति के कहे जाने वाले लोगों को ब्राह्मण और ऊंची जाति के लोग उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे, उनका मजाक उड़ाते थे, उनको अछूत मानते थे। ठीक है, और उनको छूना तक पसंद नहीं करते थे। तो ये छुआछूत एक बहुत ही, आप तो सिर्फ कल्पना भी नहीं कर सकते हो कि वो इसके लिए कैसा व्यवहार करते थे उनके साथ। इसीलिए इस छुआछूत को संविधान से अंत कर दिया गया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं दूसरे मौलिक अधिकार की तरफ। हमारा दूसरा मौलिक अधिकार क्या दिया है? स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि आज़ादी का अधिकार, राइट टू लिबर्टी। इसमें क्या दिया गया है? पहला, विचारों को प्रकट करने की आज़ादी। हर एक व्यक्ति को अपने विचार, क्या व्यक्ति सोचता है, उसे प्रकट करने का अधिकार है। मैं क्या सोचती हूँ, आप क्या सोचते हो, हम सभी को अपने विचार प्रकट करने का पूरा पूरा अधिकार है। प्रेस मीडिया की आज़ादी है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़, सभा और संगठन बनाने की भी आज़ादी है। यानी कि हम देश के अंदर कोई भी सभा बना सकते हैं और कोई भी सभा कर सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, पार्टी बना सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और हम देश के अंदर कहीं भी आ जा सकते हैं और कहीं भी रह सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ कोई भी पेशा या नौकरी चुन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमें अपने अनुसार जो इच्छा हो, जैसे कि आप 10th के बाद 11th में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस किसी भी सेक्टर में जा सकते हो, है ना। और आपको जो अपना करियर बनाना है, आपको जो पेशा चुनना है, आप वो चुन सकते हो, है ना। इसके लिए आप पर कोई पाबंदी नहीं है। तो ये हमें दिया गया है। अगला तीसरे अधिकार की तरफ बढ़िए। तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है दोस्तों, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में क्या दिया गया है? किसी भी व्यक्ति से जबरदस्ती कार्य करवाना और मनुष्य का व्यापार यानी खरीद बेच करना गुनाह माना जाएगा। और 14 साल तक के कम उम्र के बच्चों से मजदूरी करवाना
कानूनन अपराध माना जाएगा। यानी इस शोषण के विरुद्ध अधिकार में ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति से जबरदस्ती काम नहीं करवाया जाएगा। जिसकी जितनी क्षमता होगी, जितना कोई काम कर सकता है, वो अपनी उतना ही मेहनत दे पाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। और साथ ही साथ किसी भी व्यक्ति का मनुष्य का व्यापार नहीं होगा, यानी कि उसे खरीदा बेचा नहीं जाएगा। आपको मालूम है, आपने बहुत सारे सीरियल, मूवीज और समाज में आसपास देखा होगा कि बंधुआ मजदूरी प्रथा रहती है, आज भी काफ़ी जगह पर भारत में है। ठीक है, बंधुआ मजदूरी में क्या होता है कि मालिक अपने मजदूर से जबरदस्ती सारे काम करवाता है, उस पर अत्याचार करता है और उसको जब मर्जी किसी को भी बेच देता है पैसे में, है ना। तो इन सब पर रोक लगाया गया है। और साथ ही साथ जो 14 साल तक के आपकी जैसे उम्र के जो बच्चे हैं, उन सभी बच्चों को किसी भी बच्चों को मतलब कि नौकरी में नहीं रखा जा सकता, उनसे मजदूरी नहीं करवाई जा सकती। तो ये बताया गया है। ठीक है, अब हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, हमें धार्मिक आज़ादी मिली है। भारत के प्रत्येक नागरिक को, सभी लोगों को ये कहा गया है कि उनको जो मन करे, जो इच्छा हो, वो किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। जैसे कि मैं हिंदू हूँ, लेकिन अगर मेरी आस्था ईसाई या मुस्लिम धर्म में होगी तो मुझे कोई रोक नहीं सकता, मैं उसको अपना सकती हूँ। ठीक है, तो यानी कि भारत के सभी नागरिक किसी भी धर्म को मान सकते हैं और उसका प्रचार भी कर सकते हैं, प्रसार भी कर सकते हैं, उसको लोगों तक पहुंचा भी सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पांचवा जो हमारा मौलिक अधिकार है वो है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। ठीक है दोस्तों, यानी कि देश में जो धर्म या भाषा या किसी भी आधार पे जो अल्पसंख्यक लोग हैं, यानी कि जिनकी संख्या कम है ना, उनके साथ अत्याचार, आपको मालूम है सदियों से जिनकी संख्या समाज में ज़्यादा होती है ना, वो पावरफुल हो जाते हैं और कमज़ोर और कम लोगों पर अत्याचार करते हैं, है ना। इसीलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान में अल्पसंख्यकों को, यानी कि जिनकी संख्या देश में कम है, उन सभी की संस्कृति, उनके रहन सहन, उनका खान पान, उनकी भाषा बनी रहे, उस पर कोई दबाव ना डाले, है ना, वो अपनी संस्कृति की रक्षा कर पाए, इसके लिए उनको अधिकार दिया गया है। जिसके लिए वो स्कूल, कॉलेज जैसी शिक्षण संस्थानों को भी खोल सकते हैं और वहाँ पर अपनी भाषा, अपने कल्चर यानी कि संस्कृति, इन सब के बारे में लोगों तक फैला सकते हैं। ठीक है, प्रचार कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद छठा पॉइंट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट अधिकार है ये, क्योंकि अगर ये अधिकार नहीं होगा तो कोई भी अधिकार मायने नहीं रखता। क्योंकि इसी अधिकार में कहा गया है कि किसी भी नागरिक को यदि ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकार को राज्य यानी कि सरकार या फिर कोई भी व्यक्ति छीन रहा है, तो वह उस व्यक्ति या सरकार के खिलाफ तुरंत जाकर कोर्ट में केस कर सकता है, अदालत जा सकता है, वो भी सबसे बड़े अदालत, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में। ठीक है, उसको छोटे मोटे न्यायालय की तरफ जाने की भी जरूरत नहीं है। यानी कि आपका, मेरा या किसी का भी मौलिक अधिकार, किसी ऊपर के जितने पांचों मौलिक अधिकार में से कोई सा ही मौलिक अधिकार छीनता है तो हम डायरेक्ट अदालत जा सकते हैं और केस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों आपकी बुक में ना एक पॉइंट आया था जिसका मुझे लगा कि डेफिनेशन देना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने दे दिया, क्योंकि एक मार्क्स में आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या है ये टॉपिक? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ठीक है, ये क्या होता है? देखो, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ होता है कि देश में जितने भी नागरिक हैं, जितने भी लोग जो देश के नागरिक हैं, ठीक है, और 18 साल पूरा कर चुके हैं, ठीक है, यानी कि वयस्क हो चुके हैं, एडल्ट हो चुके हैं, जिनकी उम्र 18 साल हो चुकी है, उन सभी को वोट देने का अधिकार प्राप्त है। फिर चाहे तो वो किसी भी धर्म के हों, जाति के हों, लिंग के हों, गोरे हों, काले हों, पुरुष, स्त्री, बूढ़े, बुढ़िया, कुछ भी हो, लेकिन अगर वे 18 साल पूरा कर चुके हैं, वयस्क हो गए हैं, तो उन सभी को बिना किसी भेदभाव के वोट देने का अधिकार प्राप्त है। इसी को कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो दोस्तों आई होप आपको मेरी आज की ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और आज इस क्लास के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। मैंने एक एक पॉइंट, हर एक हेडिंग को, हर एक चीज़ को इसमें ऐड किया है, कुछ भी छोड़ा नहीं है। ठीक है दोस्तों, चाहे तो आप एक बार अपने चैप्टर को रीड करके भी चेक कर सकते हैं, आपको बेहतर तरीके से चैप्टर समझ में आएगा जब आप रीड करोगे। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, और लाइक भले ही ना करें लेकिन दोस्तों में शेयर ज़रूर करें ताकि उन तक भी ये फ़ायदा पहुंच सके, बेनिफिट्स पहुंच सके। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप डाउट पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।